हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है अल्फा इंस्टीट्यूट में। आज हम बात करेंगे पाँचवें चैप्टर का दूसरे लेक्चर के बारे में। पहले लेक्चर में आपको जैसे बताया था कि अधिशोषण, अवशोषण, विशोषण और इन सब सारी चीज़, शोषण के बारे में सारी चीज़ें मैंने बता दी थी। छोटे छोटे जो टर्म्स है वो पाँचवें चैप्टर का, वो सारी चीज़ें मैंने बता दिया था। चैप्टर के बारे में भी डिस्कशन हो गया था वहाँ पर, ठीक है। अब हम जैसे कि कल मैंने बताया था पिछले लेक्चर में कि भाई अब पढ़ेंगे क्या हम लोग कि अधिशोषण। फिर पूरे चैप्टर में ना अधिशोषण के बारे में पढ़ना है आपको, ठीक है। तो अधिशोषण क्या करना है, अधिशोषण का कारण देखेंगे कि भाई अधिशोषण हुआ क्यों, ठीक है। अधिशोषण हुआ क्यों और ये अधिशोषण कितने प्रकार से होते हैं, इनके बलों के आधार पर अधिशोषण कितने प्रकार से होते हैं और उनके क्या होते हैं, लक्षण क्या क्या होते हैं, ठीक है। डाकली ऐसे ही पूछता है कि अधिशोषण क्या होता है तथा इसके प्रकार बताइए, ठीक है। तो बड़े नंबर में पूछ लेता है भाई, तो आपको क्या लिखना होता है, उसके लक्षण लिखने होते हैं। यानी कि प्रकार का मतलब क्या होता है, छोटा सा दो ही प्रकार का होता है, ठीक है। उसको बताने के बाद सीधे आपको लक्षण लिखने होते हैं, क्योंकि बड़े नंबर तो आज लक्षण ही लिखने पड़ेंगे, बहुत ज़्यादा है नहीं उसमें, ठीक है। बातें समझ में छोटे छोटे हैं बिल्कुल। तो बात कर लेते हैं भाई पहले कि अधिशोषण का कारण क्या है, ये कारण हुआ क्यों, ऐसा अधिशोषण जो हो रहा था वो हुआ क्यों, देख लेते हैं भाई। अधिशोषण आपने पढ़ा हुआ था, अधिशोषण यही पढ़ा हुआ था, ठीक है। अधिशोषण अब पढ़ना है, इसका कारण पढ़ना है। क्या पढ़ना है आपको, कारण पढ़ना है। तो मैं थोड़ा सा कारण से एक पहले बात बता दूं। अधिशोषण जो होता है, अधिशोषण जो होता है, लिख लेना इसको। जो अधिशोषण होता है वो होता है उष्माक्षेपी होता है। क्या होता है, उष्माक्षेपी होता है। एक्सोथर्मिक। क्या होता है, एक्सोथर्मिक। ठीक है, बात समझ में। एक्सोथर्मिक होता है बातें, जो ये प्रक्रम होता है या फिर ये क्रिया जो होती है वो एक्सोथर्मिक यानी कि उष्माक्षेपी होता है। यानी कि आप लोग क्या करोगे, एक कोई आपके पास पदार्थ है, ये गोला, आप इसकी किसी के अंदर गैस के अंदर डालो या फिर द्रव के अंदर डालो, कि क्या करेगा, अधिशोषण होने का मतलब क्या है, इसकी बाहरी परत पे आके क्या हो जाएंगे, कण जमा हो जाएंगे। यही हो जाएंगे, चिपक जाएंगे, आके बोला गया था चिपक जाएंगे। जो चिपक रहा है, इस चिपकने वाले कण को हम बोलेंगे अधिशोष्य। क्या बोलेंगे, अधिशोष्य, यही बोलते हैं अधिशोष्य। और इस पदार्थ को जो चिपका रहा है, क्या कर रहा है, जो चिपका रहा है अपने ऊपर, उसे क्या बोलते हैं, अधिशोषक। यानी कि वो सोखने वाला, क्या है, सोखने वाला, अधिशोषक। बातें समझ में, इतना बता दिया गया था आपको, ये बता दिया गया था। जो ये प्रक्रिया है ना, ये सोखने वाली जो प्रक्रिया है ना, उस प्रक्रिया को हम कहते हैं उष्माक्षेपी प्रक्रिया। क्या होती है, उष्माक्षेपी। उष्माक्षेपी का मतलब होता है, उष्माक्षेपी का अर्थ होता है उष्मा बाहर निकलेगी। क्या होगा, इस प्रक्रम के दौरान, लिख लेना भाई, इस प्रक्रम के दौरान कहेंगे क्या, इस प्रक्रम के दौरान उष्मा बाहर निकलेगी। क्या होगी, उष्मा बाहर निकलेगी, ठीक है। बातें समझ गए, बिल्कुल समझ गए। क्या होगा भाई, उष्मा क्या होगी, बाहर निकलेगी बार बार। जैसे इसके अंदर ये आएगा, ये क्या करेगा, अपनी उष्मा बाहर निकालेगा, ऊर्जा के रूप में निकालेगा। क्या निकालेगा, ऊर्जा के रूप में निकालेगा। तो जो उसकी ऊर्जा होती है उसे कहते हैं गिब्स ऊर्जा। क्या कहते हैं, गिब्स एनर्जी कहते हैं, या गिब्स ऊर्जा भी कहते हैं इसे, ठीक है। बात समझ में आई। गिब्स एनर्जी जो होती है, डेल्टा जी इक्वल टू होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है। क्या होता है, टी डेल्टा एस होता है। बातें समझ में। इसी इक्वेशन को हम लोग कहते हैं, क्या है, क्या कहते हैं भाई, इसी इक्वेशन को हम लोग कहते हैं गिब्स। इसे क्या कहते हैं, हेल्महोल्ट्ज़ रहता है। क्या होता है, हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन होता है। तो गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन नाम देते हैं। क्या देते हैं भाई, गिब्स हेल्महोल्ट्ज़, गिब्स हेल्म समीकरण। बातें समझ गए। इसी समीकरण क्या कहते हैं, गिब्स, क्या कहते हैं, गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ समीकरण कहते हैं। बातें समझिए, ये होता है समीकरण। कभी कभी पूछ लेता है कि ये समीकरण क्या होता है, तो क्या होता है, डेल्टा जी इक्वल टू
ये होता है इसकी गिब्स एनर्जी, यही एनर्जी मुक्त होती है। क्या होती है? एनर्जी मुक्त होती है, यानी कि कभी भी आप कराओगे जो उष्मा होगी वो बाहर निकल जाएगी। क्या होगी? बाहर निकलेगी। इसी को कहते हैं, यानी कि ये जो अधिशोषण की प्रक्रिया है तो कहेंगे अधिशोषण की जो प्रक्रिया है वो एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। बातें समझ गए? बातें समझ गए क्या होती है? ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया। तो अब आते भाई रीजन देख लेते, ये रीजन हुआ क्यों, ऐसा कारण देख लेते। जो मेरा मेन है आज का फोकस है वो कारण के ऊपर और इसके प्रकार के ऊपर है। ठीक है, तो भाई कारण देख लेते हैं। अब देखो, जैसे मेरे पास कोई द्रव था, देखो मेरे पास कोई ठोस है। क्या है मेरे पास? कोई ठोस है। ठीक है, ये ठोस है मान के चलो मेरे पास। ठीक है, ये ठोस है। अब इसके कणों की मैं बात करूँ, जैसे 9th में हमने पढ़ा हुआ कणों की संख्या होती है, छोटे छोटे कणों से कोई भी पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलके बना होता है, तो बना लेते हैं भाई। और जानते हैं ठोस के कणों की क्या होती है, जो व्यवस्था होती है वो निश्चित होती है। ठोस के कणों की व्यवस्था क्या होती है? बिल्कुल निश्चित होती है। वो जितना जहाँ जहाँ रहेगा स्थिर रहती है। उनकी जो कण, जैसे यहाँ पे जो कण बैठा तो यहीं पे बैठेगा, एक निश्चित व्यवस्था और क्रमबद्ध होती है। क्या होती है? क्रमबद्ध और निश्चित होती है। क्या कहेंगे भाई? क्रमबद्ध होने का मतलब है जैसे इसकी दूरी इतनी होगी, मान के चलो इनकी दूरी यही है। ठीक है, एक क्रमबद्ध दिख रहे हैं। ठीक है, बात समझ गए आप लोग? चलो भाई बना लेते हैं इसको पहले। आप लोग मान के चलना ये पूरा पूरा क्रमबद्ध है एक तरीके से, जैसे कि इस तरीके समझ जाओ कि इस तरीके से। बात समझ गए? कॉर्नर पे क्या है? इसके हर कॉर्नर पे कण है। क्या है? हर कॉर्नर पे कण है। बात समझ में आई? एक व्यवस्था, निश्चित व्यवस्था है कि नहीं इनकी? एक निश्चित व्यवस्था है कि नहीं इनकी? इसी को कहते हैं निश्चित व क्रमबद्ध। क्या कहते हैं? निश्चित व क्रमबद्ध। आप जैसा कि आपने उसके अंदर पढ़ा होगा, ठोस के अंदर आपने पढ़ा होगा कि निश्चित और क्रमबद्ध होते हैं ठोस के। ठीक है, ये ठोस है मान के चलो। मैं यदि इनके बात करूं भाई, इनके आकर्षण, क्योंकि आप जानते हो कोई भी कण क्या होता है और कणों के बीच में क्या होता है? आकर्षण बल लगता है। क्या कहते हैं? आकर्षण बल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अंतरा अणुक आकर्षण बल कहते हैं। यही कहते थे, अंतरा अणुक आकर्षण बल कहते थे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं जिसे इंग्लिश में। ठीक है, अब कहूँ मैं इसके ऊपर, यदि मैं इसके ऊपर की बात करूँ, इसके ऊपर की मैं बात करूँ, कहूँगा इसके ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है? चारों तरफ से लग रहा है। यदि मैं इसके ऊपर की बात करूँ, क्या करूँ मैं? इनके ऊपर बात कर लेता हूँ, इनके ऊपर। अब इनके ऊपर देखो, जितना बल ये लगाएगा, इधर बगल वाला लगाएगा उतना ही इधर वाला भी लगाएगा। ध्यान से देखते रहना, ये बगल वाला भी उतना ही लगाएगा, इधर वाला जितना लगाएगा वो पीछे वाला लगाएगा, इधर वाला जितना लगाएगा उतना इधर वाला लगाएगा। जो साइड से लगेगा इसके भी साइड से लगेगा, उधर लगेगा। यानी कि इस वाले कण की मैं बात करूँ, जहाँ पे ब्लैक मैंने किया हुआ है, उस वाले कण की मैं बात करूँ तो यानी वो कण क्या है भाई? चारों तरफ से क्या है? चारों तरफ से समान बल लगा रहा है। क्या लगा रहा है? समान बल लगा रहा है। तो वो कहीं पे जाना चाहेगा? नहीं जाना चाहेगा। लेकिन मैं इसकी बात करूँ, मैं ऊपर वाले की बात करता हूँ, मैं इसे ऊपर वाले दिखा दूँ। दी मैं इसके सतह की बात करूँ, किसकी बात करूँ? इसके सतह की बात करूँ, इसके सतह वाले कण की मैं बात करूँ तो क्या होगा भाई? इसके ऊपर कहाँ कहाँ से बल लग रहा है? नीचे लग रहा है, बगल में लग रहा है, इधर लग रहा है, इधर लग रहा है, इधर लग रहा है। या ऊपर लग रहा है क्या कोई बल? ऊपर इसके कोई बल लग रहा है? इधर देखो कोई बल लग रहा है क्या? मैंने चारों तरफ दिखा दे, इधर कोई बल लग रहा है? नहीं लग रहा है। इधर क्या हो रहा है? नहीं लग रहा है। ठीक है, नहीं लग रहा है, इसका मतलब क्या हुआ भाई? नहीं लग रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इधर से कोई चीज आ सकती है। क्या हो सकती है? इधर से कोई आ सकती है। यानी कह सकते हैं यहाँ पे जो बल है, जो यहाँ पर बल है वो असामान्य है। क्या है? असामान्य है। क्या भाई? असामान्य है। यही कहेंगे, क्या कहेंगे उसे? असामान्य कहेंगे। यहाँ पर जो लास्ट वाले में कण के ऊपर, यानी सतह के, इसकी बात करूँ मैं, इस सतह की मैं बात करूँ, इस सतह की मैं बात करूँ, इस सतह पे जो सतह के कण होते हैं उनके ऊपर क्या होता है? असामान्य बल लगा होता है। असामान्य फोर्स यानी असामान्य आकर्षण बल लगा होता है। इसी असामान्य फोर्स की वजह से जो कण क्या होते हैं, जब से मैं बाहर से कोई कण देता हूँ, क्या करूँ? बाहर से कण दूँ, ये क्या करेंगे? इसे
खींच लेंगे। क्या कर लेंगे? खींच लेंगे, क्योंकि बाहर तो कोई तो खींच नहीं रहा है इनको, तो ये क्या करते हैं, बाहर वाले कण को क्या करते हैं, खींच लेते हैं। ठीक है, बात समझ में आई। और ये जाके इसकी सतह पे चिपक जाते हैं। क्या होते हैं, इसकी सतह पे जाके चिपक जाते हैं, अंदर नहीं जा पाते। क्यों? क्योंकि इनके कण क्या होते हैं ना, ये वाले जो बीच वाले कण होते हैं ना, ये खींचने के लिए बाध्य नहीं होते। बीच वाले कण क्या होते हैं, खींचने के लिए बाध्य नहीं होते। क्यों? क्योंकि इनके बीच में जो होता है ना, वो सामान्य फोर्स है। क्या है? सामान्य फोर्स, यानी चारों तरफ से एक समान फोर्स लगा हुआ। क्या लगा हुआ है? एक समान फोर्स लगा हुआ है। इसे बोलेंगे भाई, इसमें क्या लगा हुआ है, लास्ट वाले पे क्या लगा हुआ है, असामान्य फोर्स लगा हुआ है, यानी असमान बल। असमान बल के वजह से ही ये एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। किसी तीसरे कण को या द्रव या गैस के अणुओं को क्या करते हैं, अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। आकर्षित करके ये क्या कर लेते हैं भाई, उन्हें अपने ऊपर चिपका लेते हैं। इसीलिए कहते हैं, जैसे ये ठोस रहा था, ये ठोस था मेरे पास, अब कोई गैस के कण आया, इसकी सतह पे क्या हो जाएगा भाई, चिपक जाएगा। इसकी सतह पे क्या होता है, चिपक जाता है। बात समझ गए? ऊपर दोगे तो ऊपर चिपक जाएगा, इधर दोगे तो इधर आके चिपक जाएगा। ठीक है, इधर दोगे तो इधर चिपकेगा, इधर दोगे तो इधर चिपकेगा, अंदर नहीं जाएगा। अभी अंदर नहीं जाएगा। बातें समझ गए? बातें आप लोग समझ गए। ठीक है, इसी कहते हैं कि यही कारण है इसका अधिशोषण का। क्या है? यही कारण है आपका अधिशोषण का। क्यों? क्योंकि असामान्य बल लगा हुआ है। बातें समझ गए? यही था आपका अधिशोषण का कारण। ठीक है, बात समझ गए आप। अब आगे भाई बात कर लेते हैं, आगे बात कर लेते हैं। क्या आगे बात कर लेते हैं इनके प्रकार के। तो हेडिंग डाल लेना भाई, अधिशोषण के प्रकार। क्या कहेंगे? अधिशोषण के प्रकार। मैं हेडिंग डाल देता हूँ भाई, आप लोग भी डाल लिया करो। आप लोग क्या करो भाई, कमेंट कर दिया करो जो भी रहे। ठीक है, जो भी इशू रहे आपके कमेंट कर दिया करो, या जो भी चीज़ें बतानी हो बता दिया करो। ठीक है, और हेडिंग भाई कॉपी पेन लेके बैठा करो, कॉपी पेन लेके ही बैठा करो। लिखेंगे क्या भाई, अधिशोषण के प्रकार, टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन। क्या लिखोगे? टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन। ठीक है, टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन। देखो भाई, टाइप्स ऑफ जो एडजॉर्प्शन होता है ना, ये दो तरीके से होता है। ठीक है, इसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे भाई, इसके बारे में लिख लेंगे थोड़ा से, कि जो आकर्षण बल के आधार पर कहेंगे, जो बल होता है, यानी बलों के आधार पर क्या कहेंगे भाई, अधिशोषण हो क्यों रहा है, बलों के आधार पर हो रहा है ना, तो आकर्षण बलों के आधार पे, तो हम लिखेंगे भाई, बलों के आधार पर, बलों के आधार पर अधिशोषण दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार से होते हैं। दो प्रकार से होते हैं। बातें समझ में आई? दो प्रकार से होते हैं। देख लेते भाई कौन कौन से प्रकार है इसका, क्या क्या है, कौन कौन से प्रकार है। तो पहला प्रकार जो है वो भौतिक, क्या है, भौतिक अधिशोषण। क्या कहते हैं इसे? भौतिक अधिशोषण कहते हैं। ठीक है, बातें समझ में आई? इसी का एक और नाम है भौतिक अधिशोषण। एक और नाम है इसका वान डर वाल्स अधिशोषण। क्या कहेंगे? वान डर वाल अधिशोषण। बातें समझ गए? अधिशोषण बोलेंगे, क्या कहेंगे? वान डर वाल अधिशोषण कहेंगे। दूसरा जो प्रकार है इसका, दूसरा प्रकार है वो रासायनिक अधिशोषण। क्या होता है? रासायनिक ठीक है, रासायनिक अधिशोषण होता है। तो जैसा कि आपसे नाम से ही समझ में आ रहा होगा, भौतिक का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर रासायनिक परिवर्तन ना हुआ हो। और रासायनिक का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर कोई बंध बना हो। क्या हो? कोई नया बंध बना हो, टूटा हो, फिर उसके अंदर नया कोई बंध बना हो, उसे रासायनिक कहते हैं। तो अधिशोषण का मतलब सोखना ही होता है उसके सतह पे, यानी कि ये सतह पे रासायनिक बंध बनाएगा। और भौतिक में क्या होगा? सिर्फ चिपकेगा, रासायनिक बंध नहीं बनाएगा। क्या होगा? चिपकेगा, रासायनिक बंध नहीं बनाएगा।
बात समझ में आई। तो भाई ये होता है क्या क्या चीज़ें होती है, क्या क्या भौतिक अधिशोषण या वंडरवाल अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण क्या होता है, इनके बारे में भी देख लेते हैं। क्या करते हैं, इनके बारे में थोड़ा से भी देख लेते हैं। भाई इनको क्या करना है, इनको पढ़ना है, इनको पढ़ना है। क्वेश्चन देखो कैसे आता है, आपसे पूछेगा अधिशोषण क्या होता है, 4 नंबर में दे देगा, बोलेगा अधिशोषण, क्योंकि चांसेस ज़्यादा, भाई चांसेस इसके ज़्यादा हैं इस बार, ठीक है। तो क्या कहेंगे भाई कि कहेंगे अधिशोषण, क्या बोलेंगे अधिशोषण क्या होता है, 4 नंबर में दे देगा। और उसके प्रकार बताइए। तो प्रकार बताने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ इसको लिख देना और उसकी डेफिनेशन छोटी से 2 लाइन की है, लिख दोगे तो काम हो जाएगा, नहीं बिल्कुल नहीं। क्या करना है भाई, अधिशोषण लिखना और इनको प्रभावित करने वाले कारक यानी कि इनके लक्षण भी दिखाने होंगे। क्या करने होंगे, इनके लक्षण भी बताने होंगे आपको, ठीक है। 4-5 लक्षण होंगे, उनको भी बताने होंगे। इसके भी लक्षण होते हैं, उनको भी बताने पड़ेंगे आपको, ठीक है। दोनों के लक्षण सिमिलर है, बिल्कुल सिमिलर है, तो वहाँ पे हम दिखा सकते हैं भाई कि क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर, ठीक है। बात समझ गए, सिमिलरिटी है दोनों के लक्षण में, तो भाई बता सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आई। तो चलो एक एक करके हम लोग पढ़ लेते हैं भाई। भौतिक अधिशोषण या फिर कहेंगे कि वांडर वाल अधिशोषण क्या होता है, पहले इसकी बारीक देख लेते हैं क्या होता है ये, समझ गए। तो कहेंगे भैया जो है आपका भौतिक अधिशोषण, इसे कहते हैं, लिख लो भाई, लिख लेना, भौतिक अधिशोषण। दूसरा नाम नहीं डाल रहा हूं मैं, भौतिक अधिशोषण किसे कहोगे भैया, वे अधिशोषण लिखोगे, वे अधिशोषण जो दुर्बल विद्युत अपघटन, सॉरी दुर्बल, क्या बोलेंगे, वे अधिशोषण जो दुर्बल बंधों या दुर्बल पदार्थों के यानी कि दुर्बल बल से जुड़े हों। क्या कहेंगे, दुर्बल भौतिक बल से या वंडरवाल बल से जुड़े हों, उसे क्या कहेंगे, भौतिक अधिशोषण कहेंगे। बोलेंगे वह भौतिक अधिशोषण वह अधिशोषण है, भौतिक अधिशोषण वह अधिशोषण है जिसमें अधिशोषक से अधिशोष्य दुर्बल वंडरवाल्स बल द्वारा जुड़ा हो, ठीक है। क्या कहेंगे, वंडरवाल बंद भी कह सकते हो, नॉर्मली इसको बंद भी बोल सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में बंद होता नहीं है, ठीक है। एक्चुअल में ये बंद होता नहीं, कहने के लिए सिर्फ बंद होता है, ठीक है। यदि मैं बंद की बात करूं, आपको थोड़े से मैं बता देता हूं वंडरवाल के बारे में। वंडरवाल मैं बता दूं तो बंद के बारे में बात करूं ना, आप जैसे बंद पढ़ते आ रहे हो ना, आपने कभी बहुत सारे बंद पढ़े होंगे, लेकिन बंद के बारे में समझ लेना, बंद 2 प्रकार से होते हैं, ठीक है। एक होता है भौतिक होता है, एक होता है क्या होता है, भौतिक होता है, एक होता है रासायनिक। क्या होता है, रासायनिक होता है, ध्यान रखना इस बात को। रासायनिक का मतलब होता है उनके अंदर कोई नया पदार्थ का निर्माण करेगा, ऐसा बंध जो नया पदार्थ का निर्माण करे। जैसे कौन कौन से बंध होते हैं, आयनिक बंध हो गया, सहसंयोजी बंध हो गया, उप सहसंयोजी बंध हो गया, और ये सब क्या करते हैं, नए पदार्थों का निर्माण करते हैं, तो इनको बोलते हैं क्या, रासायनिक बंध। भौतिक बंध 2 ही प्रकार से होते हैं, ठीक है। एक होता है वंडरवाल होता है, एक होता है वंडरवाल होता है, ठीक है। दूसरा होता है हाइड्रोजन बंध। क्या होता है, हाइड्रोजन बंध, जैसे आपने पढ़ा होगा हाइड्रोजन की वजह से जो बंध लगता है, ठीक है, हाइड्रोजन बंध पढ़ा होगा, वो भी एक तरीके से भौतिक बंध ही है। तो कोई नया पदार्थ नहीं बनाता, वो सिर्फ भौतिक रूप से चिपका होता है, कोई नया पदार्थ नहीं, तो वो अलग अलग होते हैं, ठीक है, वो सिर्फ अलग तरीके से चिपका होता है। मैं बोलूँ जब वंडरवाल फोर्स बोलूँ या वंडरवाल बल बोलूँ मैं, या वंडरवाल बंध में बोलूँ, तो भी समझना कि भौतिक बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, वो भौतिक जुड़ाव की बात कर रहा है, वो भौतिक जुड़े हुए लोगों की बात कर रहा है, ठीक है। जैसे मैं ये मार्कर है, ये मार्कर है आपके पास, ये इधर है, ये इधर है, इनको मैं जोड़ रहा हूँ भाई, इनको जोड़ दिया, ये क्या हुआ, भौतिक रूप से जुड़े हैं। किस रूप से जुड़े हैं, भौतिक रूप से जुड़े हैं। यदि मैं मार्कर को गला दूं, क्या करूँ, ये अलग पदार्थ का रहता है, ये अलग पदार्थ का, दोनों को मैं गला दूं, कोई नया पदार्थ बना दूं, इनको मेल्ट करके मैं क्या कर दूं, कोई नया पदार्थ बना दूं, तो कहेंगे उसे रासायनिक परिवर्तन बोलेंगे, या कहेंगे रासायनिक बंध बोलेंगे। बातें समझ में आई, बातें समझ गए आप लोग, ठीक है। तो इसे बोलेंगे, जैसे यहाँ पर मैं मार्कर से लिख रहा हूँ, इसके ऊपर मैं मार्कर से लिख रहा हूँ अधिशोषण हो रहा है, तो कौन सा अधिशोषण हो रहा है भाई, ये कौन सा अधिशोषण हो रहा है, ये भौतिक हो रहा है। क्या हो रहा है, भौतिक हो रहा है। यदि मैं स्याही लगाता और इससे रिएक्शन करके ये कुछ और बना लेता,
तो यहाँ पर क्या कहते हैं हम इसको, रासायनिक कहते हैं। यहाँ पर इस समय भौतिक परिवर्तन हो रहा है। क्या हो रहा है, भौतिक अधिशोषण हो रहा है, क्योंकि इसकी सतह पे ये आ रहा है ना, ये भी एक लिखना जो है ना आपका, लिखने का जो प्रोसीजर है ना, वो भी आपका एक भौतिक अधिशोषण का उदाहरण है। क्या है, भौतिक अधिशोषण का उदाहरण है। बातें समझ में आई जो लिखा जा रहा है यहाँ पर। तो बोलेंगे भाई वह अधिशोषण, वह भौतिक अधिशोषण वह अधिशोषण होता है, अधिशोषण है जिसमें अधिशोषक से अधिशोषित दुर्बल वंडरवाल बल द्वारा जुड़ा होता है। बात कर लेते हैं, बात कर लेंगे भाई, दुर्बल वंडरवाल बल द्वारा जुड़ा हो उसे भौतिक या वंडर, यानी कि भाई वंडरवाल के साइंटिस्ट थे, ठीक है, वंडरवाल्स अधिशोषण कहते हैं, अधिशोषण कहते हैं। बातें समझ गए, इसे कहते हैं भौतिक अधिशोषण। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं भाई, आगे बात कर लेते हैं क्या, आगे बात करते हैं इनके प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में। क्या करते हैं, इनके प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में, क्या क्या कारक हैं जो कि इसको प्रभावित कर सकते हैं। ठीक है, तो भौतिक के बहुत सारे होते हैं, जैसे ताप हो गया, दाब हो गया, उनका नेचर हो गया, जैसे कि जो पदार्थ ले रहे हो, जो आपका द्रव अधिशोषक है उसका भी नेचर देखेंगे हम लोग। क्या देखेंगे, और क्या देखेंगे, और इसका अधिशोष्य का नेचर भी होगा, उस पर होगा कि नहीं होगा। बातें समझ में आई, सारी चीज़ें नेचर होंगे भाई, सारे नेचर होंगे। तो बात कर लेते भाई, वन बाय वन कर लेते, तो लिख लेना भौतिक अधिशोषण, हेडिंग डाल लेना भौतिक अधिशोषण के लक्षण। क्या बोलेंगे, भौतिक अधिशोषण के लक्षण या प्रभावित करने वाले कारक भी लिख सकते हो आप। ठीक है, बात सिंपल है, बात सिंपल। तो पहला बात कर लेते भाई, पहली बात कर लेते। पहला जो आपका लक्षण है, पहला लक्षण है वो अविशिष्ट प्रकृति। क्या है, अविशिष्ट प्रकृति, मतलब अभी समझ जाओगे भाई, पेशेंस रखना। अविशिष्ट अविशिष्ट प्रकृति, अविशिष्ट का मतलब होता है जो स्पेसिफिक ना हो। क्या हो, स्पेसिफिक ना हो, बातें जो स्पेसिफिक ना करे उसकी बात करें, वो किसी विशिष्ट की बात ना करे। ये नॉर्मली सभी के साथ हो जाता है। क्या होता है, नॉर्मली सभी के साथ होता है। जितने भी सामान्यता की मैं बात करूँ, सामान्यता की बात करूँ, जो भौतिक अधिशोषण है ना, वो सभी के साथ होता है। पानी किसी के ऊपर गिरा दो, क्या करो, गैस किसी के ऊपर लगा दो, वो उसे सोख लेता है, थोड़ा बहुत तो सोख ही लेता है। क्या करता है, थोड़ा बहुत उसको सोख ही लेता है। तो बोलेंगे ये ना नॉर्मल होता है, कोई स्पेसिफिक नहीं कि इसी को सोखेगा इसको नहीं सोखेगा। जैसे मैं कहूँ लोहा ऐसा नहीं है कि पानी को सोखेगा और किसी पदार्थ को नहीं सोखेगा, लोहा सबको सोख लेता है। क्या करता है, लकड़ी के ऊपर कुछ भी गिरा दो सबको सोख लेता है, लगभग सोख लेता है कि नहीं, कुछ ना कुछ तो अपने ऊपर परत जमा ही लेता है। क्या करता है, कुछ ना कुछ अपने ऊपर चिपका ही लेता है। पानी हो जाए, ग्लिसरीन लगा दो, तेल गिरा दो, सारी चीजें कर लेता है कि नहीं। तो यानी कि ये विशिष्ट किसी के लिए नहीं, ये नॉर्मल सभी के लिए। क्या कहेंगे, ये नॉर्मल सभी के लिए। तो लिख सकते हो भाई भौतिक अविशिष्ट प्रकृति, लिखोगे भौतिक अधिशोषण, तो क्या लिखोगे इसके अंदर, भौतिक अधिशोषण, भौतिक अधिशोषण। क्या लिखोगे, भौतिक अधिशोषण किसी विशिष्ट पदार्थ के लिए या किसी विशिष्ट अधिशोषक के लिए, किसी विशिष्ट अधिशोषक के लिए लागू नहीं होता है। होता है। बातें समझ में आई, बातें समझ में आई। यानी कि ये किसी भी विशिष्ट पदार्थ के लिए ना, किसी विशिष्ट बल के लिए सभी अधिशोषक के मध्य क्या होता है, क्या होता है भाई, जो विशिष्ट के लिए ये लागू नहीं होता है। यानी कि कह सकते हैं भाई अधिशोषक, किसी विशिष्ट अधिशोषक और किसी विशिष्ट क्या बोलेंगे अधिशोष के बीच में कोई वंडरवाल फोर्स लगे, ये नॉर्मली सभी के बीच में लग जाता है। क्या लगता है, नॉर्मली सभी के बीच में लग जाता है। तो कहेंगे भैया कि ये जो किसी विशिष्ट अधिशोषक के लिए लागू नहीं होता है। या फिर लिख सकते हैं किसी विशिष्ट अधिशोषक तथा
अधिशोषक के लिए लागू नहीं होता कि यही दो हैं, जैसे ये मैं कहूँ रेड वाला और ये ब्लू वाला दोनों आपस में ही करेंगे, ये रेड वाला मिलाएंगे तो नहीं करेंगे। नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं है कि रेड वाला सिर्फ ग्रीन वाला इसको लेगा इसको नहीं लेगा, ऐसा कुछ नहीं है। रेड वाला ले रहा है तो सबको ले लेगा, इसको भी ले लेगा। कुछ ही होते हैं, समानता की मैं बात कर रहा हूँ, नॉर्मली की बात कर रहा हूँ, सभी को ले लेता है। क्या लेता है? लगभग सभी को ले लेता है। कुछ होते हैं, एक दो होते हैं भाई उनका अलग से नेचर होता है। क्या होता है? अलग से नेचर होता है। लेकिन भौतिक अधिशोषण होगा तो वो ले लेगा। क्या करेगा? वो ले लेगा। रासायनिक होगा तो उसकी बात नहीं करेंगे, वो रासायनिक की स्पेसिफिक ही लेता है। ठीक है, बातें समझ में आई? तो इस तरीके से कहेंगे अविशिष्ट प्रकृति में भौतिक अधिशोषण किसी भी विशिष्ट अधिशोषक के लिए लागू नहीं होता है, यानी सामान्यतः सभी के लिए लागू होता है। क्या होता है? सामान्यतः सभी के लिए लागू होता है। बात समझ में आई? तो दूसरे की बात कर लेते हैं भाई, दूसरे की बात कर लेते हैं। अधिशोषक की बात कर लिए ना, अधिशोषक की बात कर लिए ना, अब अधिशोषक की बात करते हैं। क्या करते हैं? अधिशोषक की दूसरी बात है अधिशोषक की प्रकृति। क्या लिखेंगे? अधिशोषक की प्रकृति। क्या लिखोगे भाई? अधिशोषक की प्रकृति की बात करते हैं। क्या कहेंगे भाई? अधिशोष्य की प्रकृति। ठीक है, अधिशोष की मतलब क्या है? जो चिपकने वाला है। क्या? जो चिपकने वाला है उसकी मैं बात करता हूँ, उसकी बात करता हूँ भाई। जैसे मेरे पास कोई गैस है, क्या मेरे पास कोई गैस है, तो कहेंगे जिस गैस का, बोलेंगे जिस गैस का क्रांतिक ताप अधिक होगा, जिस गैस का क्रांतिक ताप होगा उसका अधिशोषण अधिक होगा। क्या होगा? जिस गैस का क्रांतिक ताप अधिक होगा उसका अधिशोषण अधिक होगा। तो लिख लेना भाई, लिख लोगे क्या? जिस गैस का, यानी जिस गैस का क्रांतिक ताप अधिक होगा उसका अधिशोषण अधिक होगा। बात समझ गई? अधिशोषण अधिक होगा। ठीक है, बातें समझ गया। मैं बता दूंगा एग्जांपल की कौन कौन से गैसों का क्रांतिक ताप अधिक होता है। बातें समझ गए? क्रांतिक ताप अधिक होगा उसका अधिशोषण क्या होगा? अधिक होगा। बातें समझ गए? बिल्कुल समझ गए आप लोग। ठीक है, अधिशोषक के इसी बात करते हैं भाई। जिसका कम होगा, अभी बात कर लेते हैं भाई, जिसका क्या होगा? क्रांतिक ताप कम होगा उसका अधिशोषण क्या होगा? कम होगा। क्या करेंगे? जिसका क्रांतिक ताप कम होगा उसका बोलेंगे क्या होगा? क्या होता है भाई? कम होता है। जैसे मैं बात करूं क्या एग्जांपल की मैं बात करूं, किसकी एग्जांपल की मैं बात करूं, क्या कहूंगा? SO2। क्या कहूंगा? जैसे सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, इनका क्रांतिक ताप बहुत अधिक होता है। क्या होता है? क्रांतिक ताप बहुत अधिक होता है। जैसे मैं अमोनिया की बात करूं, NH3 में बात करूं, इसका क्रांतिक ताप अधिक होता है। बातें समझ में आई? इस तरीके से जितनी भी गैसें होती है ना, इस तरीके से जितनी भी गैसें होती है ना, उनकी क्या होती है? ऐसे मैं बात करूं अमोनिया हो गया, जैसे मैं बोलूँ CO2 हो गया, मैं बोलूँ HCl हो गया, इनके क्या होते हैं? ऐसे ऐसे जो गैसें होती है ना, उनके क्रांतिक ताप अधिक होते हैं। क्या होते हैं? उच्च होते हैं। क्या होते हैं? उच्च होते हैं। क्या होते हैं? उच्च होते हैं। अब जानते हैं उच्च होने का मतलब क्या है? अधिक होते हैं। अधिक जब होगा तो क्या कहेंगे? इनका क्या होता है? इन गैसों का लिखेंगे कि क्या? अधिशोषण अधिक होगा। क्या बोलेंगे? इनका अधिशोषण अधिक होगा। इन गैसों का तो लिख लेंगे भैया कि इन गैसों का अधिशोषण अधिक होगा। बात समझ गए? बातें समझ गए? बिल्कुल समझ गए। ठीक है, अब कुछ गैसें होती है ना, कुछ गैसें जो होती है ना, उनके क्या होते हैं भाई? उनके कुछ गैसें होती है ना जो उनके क्या होते हैं भाई? उनके क्रांतिक ताप कम होते हैं। जैसे हाइड्रोजन गैस हो गई, ऑक्सीजन गैस हो गई, ठीक है, नाइट्रोजन गैस हो गई। ये जो गैसें होती है ना, ये सभी का क्या होती है भाई? क्रांतिक ताप कम होता है। जैसे मैं बात करूँ नेक्स्ट की मैं बात करूँ किन गैसों का क्रांतिक ताप कम होता है, तो मैं बात करूँगा सेकेंड की बात करूँ तो मैं बोलूँगा H2 हो गया, N2 हो गया, प्लस में क्या हो गया? O2 हो गया। ऐसी जो गैसें है ना, इनके क्रांतिक ताप कम होते। क्या होते हैं? कम होते हैं। क्रांतिक ताप
कम होते हैं। क्रांतिक ताप कम होने की वजह से क्या होता है भाई, इनका अधिशोषण क्या होगा, कम होगा। क्या होगा, अधिशोषण कम होगा। तो लिख लेंगे भाई, इन गैसों का अधिशोषण कम होता है। क्या होता है, कम होता है। बातें समझ गए, बातें समझ गए आप लोग। तो क्या करना भाई, क्या करना, बस उसका क्रांतिक ताप तुम्हें पता हो जाएगा, क्रांतिक ताप किसका अधिक होता है किसका कम होता है। तो तुम बता सकते हो भाई कि क्या होता है भाई, उनका अधिशोषण कम होगा या ज़्यादा होगा। जैसे मैं बोलूँ SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनिया में बोलूँ, और मैं बात कर दूँ कार्बन डाइऑक्साइड की, और मैं बात करूँ HCl के हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की, तो क्या बोलेंगे, इन सब के क्रांतिक ताप अधिक होते हैं, इसलिए इनका अधिशोषण अधिक होगा। इनका क्रांतिक ताप कम होगा, तो इनका क्या होगा, इनका क्या होगा भाई, अब अवशोषण क्या होगा, कम होगा। बातें समझ में आई, क्यों, क्योंकि जिसका क्रांतिक ताप अधिक होता है ना, जिसका क्रांतिक ताप अधिक होता है उसमें क्या करते हैं हम लोग ना, क्रांतिक ताप अधिक होता है उसके बीच में ना जो वंडरवाल का फोर्स है ना, बल है ना, वो क्या होता है, थोड़ी सी ज्यादा होती। क्या होती है, थोड़ी सी ज्यादा होती है। क्रांतिक ताप अधिक होने से उनके बीच में जो बल लगने वाला है ना, वो ज्यादा हो जाता है। जब बल ज्यादा होगा, आकर्षण बल, तो वो ज्यादा चिपकेगा। ठीक है, तो बोलेंगे अधिशोषण ज्यादा होगा। यदि जिसके बीच में बल कम होगा ना, उसका अधिशोषण कम होता है। जैसे कि ये है आपका, इनका क्रांतिक ताप कम होता है, इसलिए इनका बल भी, जो अंडर वंडरवाल बल होता है ना, वो कम होता है। इसलिए ये क्या करते हैं, कम ही चिपकते हैं, इसलिए कहते हैं इसका अधिशोषण कम होता है। बातें समझ गए, बातें समझ गए। अब नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, एंथैल्पी की बात कर लेते हैं भाई। अधिशोषण की एंथैल्पी की बात कर ले। एंथैल्पी मतलब समझते हो ना, जो ऊर्जा वो अपने अंदर से कंटेंट करे या अपने ऊर्जा से बाहर निकाले। क्योंकि जानते हो ये भौतिक अधिशोषण क्या होता है, ऊष्माक्षेपी होता है। क्या होता है भाई, ऊष्माक्षेपी होता है। तो एंथैल्पी जो इसकी होगी, जो इसकी ऊर्जा होगी, वो क्या होगी, वो ऊष्माक्षेपी होगी। क्या होगी भाई, ऊष्माक्षेपी होगी। बात समझ गए, बातें समझ गए। अब वही बात कर लेते हैं भाई कि कितनी होगी। क्या होगी, लगभग इसकी जो ऊर्जा होती है वो 20 से 40 किलो जूल प्रति मोल होती है। क्या होती है, 20 से 40 किलो जूल प्रति मोल होती है। बातें समझ गए। क्या करते हैं भाई, जो इनकी आगे लिख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपकी, वो करते हैं कि एंथैल्पी। क्या कहेंगे, अधिशोषण की एंथैल्पी। एंथैल्पी, क्या करेंगे, एंथैल्पी। बातें समझ गए। एंथैल्पी की बात करते हैं भाई, तो क्या होता है इनका एंथैल्पी, क्या होता है, ऊष्माक्षेपीय विक्रिया होती है। क्या होती है भाई, ऊष्माक्षेपी। लिखेंगे अधिशोषण, क्या लिख लोगे भाई, अधिशोषण ऊष्माक्षेपी होती है। ऊष्माक्षेपी प्रक्रम होता है, जिससे अर्थात क्या कहेंगे भाई, अर्थात ऊष्मा बाहर निकलती। क्या होती है, ऊष्मा बाहर निकलती है। ठीक है, उष्मा बाहर निकलती है। अब उष्मा बाहर निकल ले भाई, तो वही उष्मा को क्या कहते हैं हम लोग, एंथैल्पी कहते हैं। उसकी क्या कहते हैं भाई, उस अधिशोषण का मैं एंथैल्पी कह दूंगा। तो कह देंगे भैया इसकी एंथैल्पी जो होती है, तो लिख लेंगे, तो निकलती है, तो इस अधिशोषण की एंथैल्पी लगभग 20 से 40 किलो जूल पर मोल होती। क्या होती, पर मोल होती है। 20 से 40 किलो जूल पर मोल होती है। यानी एक मोल आप कराओगे अधिशोषण, तो ये क्या करेगा भाई, 20 से 40 किलो जूल क्या करेगा, एनर्जी अपनी एंथैल्पी के रूप में बाहर निकालेगा। ऊष्माक्षेपीय भाई, ऊष्मा निकाल रहा है। ऊष्मा क्या होती है, एक एनर्जी होती है। उसी एनर्जी को ऊष्मा के रूप में निकाल रहा है, तो वो कहेंगे 20 से 40 किलो जूल मोल प्रति मोल, वो क्या करेगा, अपना बाहर निकालेगा। बातें समझ में आई। इस तरीके से एनर्जी को ये क्या करता है, अपना बाहर निकालता है। बातें समझ में आई। अब नेक्स्ट की बात कर लेते हैं भाई। नेक्स्ट पॉइंट आपका जो है
वो इसको प्रभावित करने वाले ताप के बाद उत्क्रमणी प्रकृति, क्या कर देते हैं, उत्क्रमणी प्रकृति की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, उत्क्रमणी प्रकृति की बात करते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट है आपकी उत्क्रमणी प्रकृति, 3 पॉइंट हो गया ना, अब चौथी पॉइंट लिख लो भाई, जो भी नेक्स्ट हुआ है वो आपका, ठीक है। क्या करते हैं भाई, उत्क्रमणी प्रकृति की बात कर लेते हैं, ठीक है। उत्क्रमणी प्रकृति का मतलब, उत्क्रमणी का मतलब जानते हो, उत्क्रमणी प्रकृति, रिवर्सिबल नेचर। क्या बोलेंगे, रिवर्सिबल का मतलब समझते हो ना। उत्क्रमणी का मतलब होता है जो दोनों तरफ चले, क्या करे, दोनों तरफ चले। अब मैं कहता हूं, जैसे मैं बात करूं भैया, आपसे मैं बात कर लेता हूं, बात कर सकता हूं नहीं, आपसे कर सकता हूं भाई, चलो भाई। आपने कहा उत्क्रमणीय प्रकृति यानी किसका, अधिशोषण की बात कर रहा है। यानी अधिशोषण का मतलब क्या होता है, बाहर से कोई कण है उसको अंदर लाना, क्या लाना, अंदर ला के उसको चिपकाना, यही बात करते हो। उत्क्रमणी का मतलब क्या होता है, ये दुर्बल, आपने पहले ही बताया था कि क्या होता है, ये दुर्बल वंडरवाल बल से जुड़ा होता है। क्या होता है, दुर्बल वंडरवाल से जुड़ा होता है। तो जो वंडरवाल होते हैं वो दुर्बल ही होते हैं, क्या होते हैं, दुर्बल ही होते हैं, अलग, दूसरों की अपेक्षा हमेशा दुर्बल होते हैं। जैसे रासायनिक बंधों के अलावा अपेक्षा जो होते हैं उसकी तुलना में ये कम होते हैं, दुर्बल होते हैं। बातें समझ गए। तो बात करेंगे भैया, जो ये है ना, ये जो आपका है, ये जो है आपका, तो ये उत्क्रमणी होने का मतलब जानते हो ना, इसका इधर आ भी सकता है और ये इधर भी जा सकता है। क्या हो सकता है, अंदर आके चिपक भी सकता है और ये बाहर सकता है। यानी कह सकते हैं ये अधिशोषण भी होगा और विशोषण भी कर सकता है। क्या कर सकता है, विशोषण कर सकता है। यानी दोनों प्रकृति होती है। क्या होती है, दोनों प्रकृति होती है। बात समझ गए, क्या होती है। तो लिख लेंगे भाई, जो लिख लेंगे इसके बारे में, लिखेंगे क्या, लिखेंगे समानतः अधिशोषण, भौतिक अधिशोषण के बारे में पढ़ रहे हो ना, भौतिक अधिशोषण कितने भाई, भौतिक अधिशोषण उत्क्रमणी प्रकृति के होते हैं। क्या होते हैं, उत्क्रमणी प्रकृति के होते हैं। अर्थात क्या लिखेंगे भाई, जो ठोस है, अब ठोस आपने लिया हुआ था, उसके अंदर क्या डाला हुआ था, गैस डाला हुआ था। क्या डाला हुआ था, गैस डाला हुआ था। ये क्या करता था, चिपका लेता था। तो चिपका लेता तो ये जब चिपकाएगा तो क्या करेगा भाई, ऐसा बनाएगा। उत्क्रमणी का मतलब ऐसा होता है। क्या होता है, उत्क्रमणी का मतलब ऐसा होता है। बात समझ में आई। तो आगे जो बनेगा वो गैस ठोस साथ में रहेंगे, क्या होंगे, ठोस गैस, और क्या होगा, उष्मा बाहर निकलेगी। क्या होगी भाई, उष्मा बाहर निकलेगी। यही काम करते हैं, उष्मा बाहर निकलती, यही काम करता है ना। यानी जो ठोस के अंदर क्या मिलाया आपने, गैस को मिलाया है, वो उत्क्रमणी होगा। क्या होगा, उत्क्रमणी होगा। क्यों, क्योंकि ये दुर्बल, क्या होता है, क्योंकि ये दुर्बल वंडरवाल बल से जुड़ा होता। तो लिख सकते हो भाई, क्योंकि इसमें लिख सकते थे, पहले ही लिख सकते थे, 1 मिनट। तो इसको आप एक रीजन भी साथ में लिख सकते हो, यहाँ पे भी लिख लोगे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे लिख लोगे कोई दिक्कत नहीं, इसका रीजन भी साथ में लिख सकते हो। क्योंकि उत्क्रमणी प्रकृति के होते हैं, क्योंकि लिख सकते थे, क्योंकि दुर्बल वंडरवाल से जुड़े हैं। किससे, दुर्बल वंडरवाल्स बल द्वारा जुड़े होते हैं, जुड़े होते हैं। बातें समझ गए, दुर्बल वंडरवाल जुड़े होते हैं। अर्थात, अब लिख लो भैया, अर्थात क्या लिख सकते हो, ठोस था मेरे पास, क्या था, ठोस था, उसमें आपने गैस मिलाया। क्या मिलाया, गैस मिलाया। अब क्या बनेगा भाई, ये उत्क्रमणी प्रकृति होती। क्या होती है, उत्क्रमणी प्रकृति होती है। तो कक्षा 11 में आपने पढ़ा होगा साम्य अवस्था, तो उसमें उत्क्रमणी का मतलब जो दोनों तरफ चलता है, और अनुत्क्रमणी का मतलब जो एक तरफ चलता है। जैसे कि ये वाला चिन्ह होता है तो उत्क्रमणी, अनुत्क्रमणी का होता है, ये वाला चिन्ह होता है तो उसे उत्क्रमणी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उत्क्रमणी बोलते हैं। बातें समझ में। तो वही वाला चिन्ह मैं लगा रहा हूँ, क्या लगा रहा हूँ, उत्क्रमणी वाला चिन्ह लगा रहा हूँ। इसका मतलब ये इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। तो क्या कहेंगे भाई, क्या कहेंगे, ये बनाएगा क्या, ठोस गैस मिलके बनेंगे ठोस गैस। और क्या निकालेगा, ये उष्मा बाहर निकालेगा। क्या करेगा भाई, उष्मा बाहर निकालेगा।
तो ये बाहर जो निकालने का ऊष्मा कितना होती है, 20 से 40 किलो जूल होती है, 20 से 40 किलो जूल प्रति मोल होती है लगभग, वही पीछे बताया था। ठीक है, तो ये जो होता है वो उत्क्रमणीय प्रकृति के होते हैं। बात समझ गए, बातें समझ गए। इस तरीके से आपको लक्षण लिखना होता है भाई, इस तरीके से आपको क्या लिखना होता है, लक्षण लिखना होता है। अब लिख लेते हैं भाई ताप का प्रभाव। क्या करते हैं, ताप का प्रभाव। तो आप जानते हो भाई ताप का प्रभाव बिल्कुल आसान है। क्या है, बिल्कुल आसान है। ठीक है, बातें समझ गए, लिख लेना भाई, आप लोग लिखते रहना, ऐसा ना हो कि बीच में छोड़ के चले जाओ। ठीक है, चलो भाई, क्या करना है भाई, अब आगे नेक्स्ट लिख लेना। नेक्स्ट जो भी पांचवा पॉइंट जो भी बन रहा है, पांचवा पॉइंट छठा पॉइंट जो भी बन रहा है आपका, लिख लेना। क्या लिखोगे, ताप का प्रभाव। किसका प्रभाव, ताप का प्रभाव। ठीक है, किसके ऊपर, अधिशोषण के ऊपर, भौतिक अधिशोषण के ऊपर बात करते हैं। किसके ऊपर करते हैं, भौतिक अधिशोषण के ऊपर की बात करते हैं। ताप का प्रभाव क्या होगा, तो आप जानते हो भाई, अभी आपने पढ़ा हुआ है, अभी आपने पढ़ा हुआ है कि ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया और क्या होता है, उष्माक्षेपी होती। क्या होती है, उष्माक्षेपी। और किसी भी सिस्टम का यदि कोई भी सिस्टम या कोई भी व्यवस्था यदि आपको उष्माक्षेपी है तो ताप बढ़ाओगे तो उसकी जो व्यवस्था है ना वो घटेगी। क्या करेगी, घटेगी। जो भी प्रक्रम कर रहे हो, जो भी प्रक्रम करा रहे हो आप, कभी भी ये एक बात नोट कर लेना, हमेशा नोट कर लेना, इसको आंख बंद करके नोट कर लेना। क्या है, कोई भी सिस्टम यदि ना उष्माक्षेपी है ना तो उसका ताप बढ़ाओगे सिस्टम का ना, तो क्या होगा, वो उष्मा क्या करेगी, बाहर। और अल्लाह से तेलिए का नियम आपने पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा, अल्लाह से तेलिए का नियम पढ़ा होगा। तो मैं बता दूं क्या होगा, अल्लाह से तेलिए का नियम कहता है भैया, कोई आपका उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, कोई भी अभिक्रिया है, यदि इधर कोई चीज पड़ रही है, जैसे मैं ठोस लिया, क्या लिया, ठोस लिया, और क्या लिया, गैस लिया, दोनों को मिला दिया, क्या बना भाई, ठोस गैस बना। क्या बना, ठोस गैस बना। यही कहते थे, ठोस गैस बना, प्लस में उष्मा बाहर निकल गई। क्या हुआ, उष्मा बाहर निकल गई। अब देखो, अब इसका, इस सिस्टम का उष्मा निकालोगे, ऐड करोगे, क्या होगा, ऐड करोगे तो उष्मा क्या होगी, इधर तो पहले से निकल रही है, पहले सिंगल लिखा है, उष्मा लेगा ये अपने अंदर का। भाई ये मिल क्यों रहा है, अधिशोषण हो क्यों रहा है, क्योंकि वो उष्मा निकाल रहा है अपनी, इसीलिए वो अधिशोषण कर रहा है। यदि उष्मा ना निकाले ना तो वो अधिशोषण होगा ही नहीं। यदि उष्मा तुम ना निकाल पाएगा ना, वो यदि वो अपनी ऊर्जा 20 से 40 जो निकाल रहा है ना, एंथैल्पी निकाल नहीं पाएगा ना, तो उसके अंदर अधिशोषण हो नहीं पाएगा। अधिशोषण करने के लिए ही तो वो अपनी उष्मा निकाल रहा है, ऊर्जा को निकाल रहा है, ऊर्जा कम कर रहा है, तभी अधिशोषण कर लिया। ठीक है, बातें समझ में। यदि मैं पहले से ताप दे दूं, फिर से क्या करूं, मैं उसको ताप दे दूं, तो इसका मतलब उष्मा दे रहा हूं। क्या दे रहा हूं, उष्मा दे रहा हूं, तो लेगा क्या। अब मुकेश अंबानी को तुम कहो कि जाके मैं 5 रुपए दे दूं, तो लेगा क्या तुमसे, है। मुकेश अंबानी को 5 रुपए दोगे तो वो लेगा, बिल्कुल नहीं लेगा भाई। क्यों नहीं लेगा भाई, क्योंकि उसके पास बहुत ज़्यादा है। क्या है, बहुत ज़्यादा है। लेकिन एक भिखारी को दे दो, 5 रुपए दोगे, भैया तुमसे लेगा और बड़े दुआ भी देगा तुमको। ठीक है, बात समझ में आई। तो वो तुमको बड़े अच्छा भी बोलेगा, वो नेक दिल है, जो भी दिल लो वो दिल बोलेगा कि भाई नेक दिल हो, ये फलान ढिमाका हो। ठीक है, तो इसी तरीके से बोलेंगे। क्या होगा, जिसके अंदर से जो चीज़ें, देखो लासेतेलिए नियम क्या कहता है, लासेतेलिए नियम देखोगे तो क्या कहता है भाई, वो कहता है कि किसी भी चीज़ का, किसी भी ताप दाब उत्प्रेरक या ताप दाब सांद्रता का प्रभाव यदि हम बढ़ाएंगे तो प्रभाव उस ओर जाता है, उस ओर जाता है जिधर क्या होता है, उसका प्रभाव कम होता है। अभिक्रिया उस ओर जाती है जिधर उसका प्रभाव कम होगा। तो मैं ताप बढ़ा रहा हूँ, क्या बढ़ा रहा हूँ, ताप बढ़ा रहा हूँ, यानी कि क्या कहूँगा, दूसरे शब्द में बोलूँगा तो मैं उष्मा बढ़ा रहा हूँ। क्या बढ़ा रहा हूँ, उष्मा। तो उष्मा का प्रभाव किधर कम है, किधर कम है, इधर कम है ना। तो इधर बढ़ाओगे तो उष्मा जिधर निकल रही है, यानी कि दूसरे शब्द में बोलूँ तो उधर जाएगा जिधर उसका प्रभाव कम हो। इधर तो प्रभाव ज़्यादा है ना, इधर प्रभाव कम है, तो क्या इधर जाएगा, नहीं जाएगा। वो किधर जाएगा, इधर जाएगा। क्या जाएगा, उल्टा जाएगा। क्यों, क्योंकि इधर उष्मा कम है, इधर ज़्यादा निकल रही है, इधर प्रभाव ज़्यादा है इसका, इधर कम है, तो ये प्रभाव किधर जाएगा, अभिक्रिया इधर जाएगी। हमें कराना, ले जाना किधर है, इधर ले जाना है, अधिशोषण कराना ना, इधर ले जाना है भाई, इधर जाना है मुझे। अब भगा रहा है मुझे पीछे, क्या मुझे सही है क्या, मैं जाना चाहता हूँ भाई सीधे। आप सोच रहे हो कि भाई दिल्ली से मैं निकल जाऊं, आगे निकल जाऊं, मुंबई निकल जाऊं, वो भेज रहा है भाई तुम्हें हरियाणा की तरफ भेज रहा है, पीछे भेज रहा है, तो जाओगे क्या, जाओगे क्या, नहीं जाओगे ना, क्योंकि भाई पीछे भेज रहा है, पाकिस्तान तुमको भेज देगा, जाओगे क्या। तुम जा रहे हो इधर मुंबई की तरफ जा रहे हो, उत्तर भारत की तरफ जा रहे हो, तुम्हें भेज दे वो पाकिस्तान, जाओगे क्या, नहीं जाओगे। क्यों, क्योंकि भाई जाना तो मुझे इधर भेज रहा है, इधर जाएंगे क्या, नहीं जाएंगे यार, बिल्कुल नहीं जाएंगे। पागल है क्या, ऐसा पागल नहीं है ना हम,
ठीक है, बातें समझ में आई। जाना मुझे इधर है, भेज रहा है इधर, तो जाना ही नहीं है, तो इसको हटाओ यार, फालतू का टाइम वेस्ट कर रहा है मेरा। क्या कर रहा है मेरा? टाइम वेस्ट कर रहा है। इसका कहो कि भाई उस्मा क्या करते थे, कम कर देते हैं। क्या करते हैं उस्मा? कम कर देते हैं, काम निकल जाएगा मेरा। ठीक है, तो लिखेंगे भैया, क्या लिखोगे आप, लिख लो इसका, तो लिखोगे बातें समझ गए, बातें समझ गया भाई। ताप बढ़ाने पे क्या होगा? अधिशोषण कम हो जाएगा। क्या कहेंगे भाई? सीधी सीधी बात बोलेंगे कि ताप बढ़ाने पर, किसी भी सिस्टम का ताप बढ़ाने पर अधिशोषण क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो हम कहेंगे भैया कि पदार्थ का ताप बढ़ाने पर, ताप बढ़ाने पर, ऐसे लिख लो, ताप बढ़ाने पर अधिशोषण या भौतिक अधिशोषण, भौतिक अधिशोषण कम हो जाता है। क्योंकि, क्यों भाई ऐसा क्यों? क्योंकि यह प्रक्रम क्या है? ऊष्माक्षेपी है। क्या है भाई? ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। ठीक है, इसलिए क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, सॉरी क्या हो जाता है? इसका अधिशोषण कम हो जाता है, क्योंकि ताप बढ़ाओगे अधिशोषण अपने आप कम हो जाएगा। बातें समझ में? भौतिक अधिशोषण क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि इसलिए प्रक्रम क्या है? ऊष्माक्षेपी। और कभी भी ऊष्माक्षेपी की याद रख लो, इस बात को याद रख लेना, हमेशा जहन में बना लेना कि ऊष्माक्षेपी यदि कोई प्रक्रम होगा तो उसका जो भी ताप बढ़ाओगे ना, वो हमेशा अपने अंदर ना कमी करेगा। वो जो, जैसे अब किसी चीज़ को घोल रहे हो, घोलने से यदि ऊष्माक्षेपी निकाय हो रहा है, यदि वो उसके अंदर से ऊष्मा निकल ले, तो घोलने की जो प्रक्रिया है आपकी ना, वो कम हो जाएगी, ताप बढ़ाओगे। ठीक है, जैसा कि विलयन में आपने पढ़ा होगा, ऊष्माक्षेपी का प्रभाव, विलेयता के ऊपर ऊष्मा का प्रभाव, सॉरी ताप का प्रभाव आपने पढ़ा होगा, तो वहाँ पे कम हो जाता था। ठीक है, बातें समझ? उसी तरीके से ये भी होता है, अधिशोषण भी उसी तरीके से होता है। ठीक है, बातें समझ गए? इस तरीके से बात करेंगे भैया कि क्या है, ताप का प्रभाव होता है। ठीक है, बातें समझ गए? बातें आप बिल्कुल समझ गए। ठीक है, तो भाई क्या करते हैं, तो लिख लो भैया, आगे जो नेक्स्ट लिखोगे वो लिखोगे कि दाब का प्रभाव। क्या बात करेंगे? दाब का प्रभाव। किसका बात करेंगे? नेक्स्ट की बात करते हैं, दाब का प्रभाव की बात करते हैं। ठीक है, बातें समझ में आई? भाई दाब का प्रभाव देख लेते हैं। देखो भाई, सिंपल सी बात है, दाब बढ़ाओगे क्या होगा? दाब बढ़ाओगे, दाब तो ऐसा कुछ काम कर नहीं रहा है, दाब तो ऐसा कुछ है नहीं कि दाब उधर ज़्यादा लग रहा है, दाब ज़्यादा लग नहीं रहा। क्या हो रहा है भाई? दाब जैसे क्या करोगे? बढ़ाओगे, तो उस अधिशोषण जो होगा, वो अधिशोषण क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्या करेगा? अधिशोषण बढ़ जाएगा। तो इसी शब्द को लिख लो भाई, दाब बढ़ाने पर भौतिक अधिशोषण बढ़ जाता है। क्या बोलेंगे? भौतिक अधिशोषण बढ़ जाता है। जैसे भैया क्या करोगे ना आप, जैसे देख लो, दाब लगाने का मतलब क्या? जबरदस्ती धक्का देना। दाब लगाने का मतलब क्या? हम अपनी तरफ से जबरदस्ती उसको धक्का दे रहे हैं। अब कोई आदमी है घर में घुस नहीं रहा है, मान के चलो, क्या कर रहा है? जैसे घर में नहीं घुसता है, जैसे होता है ना शादी उदी में, फूफा उपा भाई नाराज वराज हो जाते हैं, तो क्या करते हैं, वो घर में जाते ही नहीं है, नाराज हो जाते हैं, बाहर ही रहते हैं। तो क्या करता है, उनको जबरदस्ती लाना पड़ता है ना, उनको धक्का दे दे के लाना पड़ता है। क्या होता है? धक्का दे दे के लाना पड़ता है। तो वही काम है। अब इनको धक्का दे रहे हो, क्या करना है? अब इनको धक्का, जैसे ये पानी में डुबा दिया मैंने, क्या किया? इसको पानी में डुबा दिया मैंने, पानी में डुबाया। तो ये तो जाने के लिए तैयार नहीं थे, मान के चलो पहले धीरे धीरे जा रहे थे। क्या कर रहे थे? धीरे धीरे इसके ऊपर जा रहे थे। अब क्या होंगे? धीरे धीरे, जैसे कि कुछ लोग होते हैं ना, घर में ऐसे से जाते हैं, तो लोग 3-4 लोग आ जाते हैं, कहते हैं थोड़ा जल्दी चलो यार, जल्दी चलो, तो वो नहीं चलते, तो भाई जल्दी देने के लिए धक्का देते हैं। क्या करते हैं? उसको धक्का दे देते हैं। वही काम करते, फटाक से पहुंच जाता है। तो वही काम करना भाई, मान के चलो ये धीरे धीरे जा रहा था, इसके सतह पे, इसकी सतह पे वो धीरे धीरे जमा हो रहा था। ठीक है, अब आया दाब बढ़ाने का मतलब क्या? इसके ऊपर प्रेशर लगाओगे, कोई ये प्रेशर लगा के क्या करोगे? इसके ऊपर प्रेशर लगाओगे। क्या लगाओगे? प्रेशर, दाब लगाओगे। जैसे ही दाब लगाओगे, इसके कण क्या करेंगे? दबेंगे। तो कहाँ भागेंगे? दबेंगे तो कहाँ भागेंगे भाई? भागेंगे, कहेंगे जाओ चिपको भैया, चिपको। वही काम तो करने आए हो, चिपकने आए हो, तो चिपको फटक से। क्या करने आए हो भाई? यहाँ पे चिपकने ही तो आए हो। ये सोच क्या करता है भाई? चिपकाने आया था, तो बोलेगा आओ चिपकाओ भाई,
चिपकेगा फटाफट। जैसे आप लोग घर में आ रहे हो, कहीं से अंदर से जा रहे हो, ऐसे बाहर घर के अंदर जा रहे हो, घर के अंदर घुसना है आपको, काम क्या आपका घर के अंदर घुसना, कोई बाहर से नहीं धीरे धीरे घुस रहे हो तो क्या करेंगे, पीछे से नहीं होता है, बच्चे क्या होता है स्कूल में आप लोग देखते हो ना, धक्का देते हैं, क्या करते हैं, धक्का देते हैं, फटाक से सभी लोग घुस जाते हैं, क्या करते हैं, फटाक से सभी लोग घुस जाते हैं। तो उसी को बोलते हैं भाई दाब बढ़ाने पर क्या होता है, इसकी अधिशोषण की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्या होता है, अधिशोषण क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, बात समझ आई तो लिख लो भैया इसी चीज को, क्योंकि धक्का लगाओगे तो बढ़ेगा ही भाई, धक्का लगाओगे तो बढ़ेगा ही, तो लिख लो भैया, तो लिख लो क्या कहेंगे, दाब लगाने पर या दाब बढ़ाने पर क्या करेंगे, दाब बढ़ाने पर क्या हो जाएगा भाई, दाब बढ़ाने पर भौतिक अधिशोषण, भौतिक अधिशोषण, भौतिक अधिशोषण की प्रक्रिया बढ़ जाती, क्या होती है, बढ़ जाती है। बातें समझ गए, बातें बिल्कुल समझ गए आप लोग। ठीक है, बात समझ गए। भौतिक क्या होता है भाई, भौतिक क्या होता है, भौतिक क्या कहते हैं, भौतिक अधिशोषण की जो प्रक्रिया है वो बढ़ जाती है। एक तरीके से ये भी लगाओगे, एक रीजन और दे सकते हो भाई, ये तो सिंपल सी रीजन सी बात हो गई। अब मैं बात कर सकता हूँ भाई, एक रीजन और देखो भैया, क्या करोगे, जैसे दाब बढ़ाओगे क्या होगा, इसके अंदर दाब बढ़ाओगे क्या होगा, क्रांतिक ताप बढ़ जाएंगे, इनके क्या होंगे, क्रांतिक ताप बढ़ जाएंगे। क्यों, क्योंकि भैया जानते हो ताप बढ़ेगा ना, इसका ताप बढ़ेगा, क्या होगा, ताप इस सिस्टम का बढ़ेगा। गैस है तो भाई उसका क्रांतिक ताप बढ़ेगा, बिल्कुल सी बात है। यदि कोई गैस है, दाब लगाओगे तो क्रांतिक ताप क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर टक्कर क्या हो जाते हैं, ज्यादा हो जाते हैं, टक्करों की संख्या क्या होती है, ज्यादा होती है, तो इसीलिए क्या करते हैं, क्रांतिक ताप बढ़ जाएगा। यदि गैस के ऊपर दाब लगा रहे हो तो वो क्रांतिक ताप बढ़ा लेगा, क्रांतिक ताप बढ़ेगा तो आप जानते हो क्या होता है भाई, अधिशोषण ज्यादा होता है। क्या होता है, अधिशोषण ज्यादा होता है। तो इस बात को लिख सकते हैं, क्योंकि लिख सकते हैं क्योंकि गैस का क्रांतिक ताप बढ़ जाता है। ये भी गैस की बात करें, द्रव की बात करेंगे तो वहाँ क्रांतिक ताप की बात नहीं करेंगे। बात समझ में आई, तो आप ऐसे भी छोड़ सकते हो। ठीक है, बातें समझ में आगे लिखना हो, यदि आपको लग रहा है ये कम चीज़ें, थोड़ी छोटी 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 चीज़ें, तो लिख लेना भाई, बढ़ा देना इसको, क्या करना, बढ़ा देना। क्योंकि आपको क्योंकि पढ़ना ही गैस के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, गैस के बारे में ही पढ़ना है, द्रव के बारे में बहुत कम पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि क्रांतिक ताप बढ़ जाता है। बात समझ गए, क्योंकि क्रांतिक ताप बढ़ जाता है। बात कर लेते हैं भाई, बात कर लेते हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं कि भाई सक्रिय ऊर्जा की बात जैसे करते हैं, किसकी बात, सक्रिय ऊर्जा की बात करते हैं। समझ गए, समझ गए आप लोग। ठीक है, अब नेक्स्ट की बात कर लेते हैं भाई, नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। वो नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका, नेक्स्ट पॉइंट है वो निम्न सक्रिय ऊर्जा। सक्रिय ऊर्जा के बारे में मैंने थोड़ा सा डिस्कस किया हुआ था पिछले चैप्टर में। मैंने बताया था कि सक्रिय ऊर्जा क्या होती है। मैंने वहाँ पे रासायनिक के लिए बताया था, जब रासायनिक बंध के लिए बताया था कि अभिकारक के उत्पाद बना लेता है, जिस ऊर्जा पे उत्पाद बनाता है उसी ऊर्जा को क्या कहते हैं हम लोग, उत्पाद बनाने की जो न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे सक्रिय ऊर्जा कहते थे, सक्रिय ऊर्जा करते थे। यहाँ पर क्या करना है भाई, यहाँ पर उत्पाद तो बनाना नहीं, यहाँ क्या बनाना है, अधिशोषण कराना। ठीक है, तो बोलेंगे जिस निम्न ऊर्जा पर क्या होता है भाई, जिस निम्न ऊर्जा पर इस सक्रिय ऊर्जा के, मैं यहाँ के अधिशोषण की सक्रिय ऊर्जा की मैं बात करूँ तो बोलेंगे जिस निम्न ऊर्जा पर कोई पदार्थ तो उसके ऊपर चिपक जाता है, अधिशोषक के ऊपर अधिशोष से आग के दुर्बल विद्युत अपघट्ट द्वारा जुड़ जाता है, उसी क्या कहते हैं, उसी ऊर्जा को हम क्या कहते हैं भाई, उसी ऊर्जा को हम कहते हैं क्या, निम्न सक्रिय ऊर्जा या सक्रिय ऊर्जा कहते हैं। किसके लिए, भौतिक अधिशोषण के लिए। किसके लिए, भौतिक अधिशोषण के लिए। तो नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं भाई, निम्न सक्रिय ऊर्जा की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, निम्न सक्रिय ऊर्जा की बात करते हैं। ठीक है, बातें समझ गए, बिल्कुल समझ गए आप लोग। ठीक है, बिल्कुल समझ गए भाई। ना समझ में आए तो बता दिया करो भाई, ना समझ में आए तो बता दिया करो कमेंट में। ठीक है, कमेंट में बता दिया करो, आप लोग बताते रहो भाई कमेंट में। क्या होगा भाई, बात कर लेते हैं नेक्स्ट जो भी पॉइंट रही होगी आपकी, निम्न सक्रिय ऊर्जा। आपको यही बताया गया था, सक्रिय ऊर्जा उस समय टाइम बताया गया था वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी भी अभिकारक को उत्पाद बनाने के लिए आवश्यक
होती है। यही बताया गया था। यहाँ पर जो सक्रिय ऊर्जा होगी यहाँ पे किसके लिए, भौतिक अधिशोषण के लिए। भौतिक अधिशोषण के लिए जो सक्रिय ऊर्जा होगी उसके में बोलेंगे यहाँ पे तो कोई रासायनिक अभिक्रिया हो नहीं रही है, यहाँ पर लिखेंगे क्या होती है भाई, निम्न सक्रिय ऊर्जा की बात करें, यहाँ पर लिखेंगे कि यहाँ पर कोई रासायनिक अभिक्रिया हो नहीं रही है, रासायनिक बंध बन नहीं रहे हैं, तो यहाँ पर बात करेंगे रासायनिक बंध की बात नहीं करेंगे, उत्पाद की बात नहीं करेंगे, यहाँ पर बात करेंगे किसके लिए, अधिशोषण के लिए। किसकी बात करेंगे, अधिशोषण के लिए बात करेंगे। ठीक है, तो कहेंगे भैया कि क्या बोलेंगे कि सक्रिय ऊर्जा वह ऊर्जा होती है, सक्रिय ऊर्जा वह ऊर्जा होती है जो किसी भी अधिशोषक के ऊपर अधिशोष से जुड़ा हो। क्या करेंगे, जिस ऊर्जा पर वो जुड़ा हो उसी को क्या कहेंगे, निम्न सक्रिय ऊर्जा बोलेंगे, सक्रिय ऊर्जा भी बोल सकते हो। तो कहेंगे भैया ये निम्न सक्रिय ऊर्जा होती है, क्या होती है भाई, क्या लिखेंगे, वह ऊर्जा, लिखो पहले लिखो, यहाँ पर लिखोगे यहाँ पर कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं हो रही है, रासायनिक अभिक्रिया नहीं हो रही है, नहीं हो रही है। अतः इसकी सक्रिय ऊर्जा निम्न होगी। क्या होगी, निम्न होगी। क्या होगी भैया, निम्न होगी। क्यों होगी निम्न, क्यों निम्न होगी भैया, क्यों निम्न होगी, निम्न इसलिए होगी क्योंकि ये क्या कर रहा है भाई, निम्न इसलिए होगी क्योंकि ये कोई रासायनिक बंध नहीं बना है, क्योंकि रासायनिक बंध बनाने के लिए उसको ज़्यादा ऊर्जा की जरूरत है, क्योंकि रासायनिक बंध की ऊर्जा थोड़ी सी ज़्यादा होती है, वो प्रबल होते हैं, प्रबल बनाने के लिए आपको ज़्यादा ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ चिपकना है, बंध नहीं बनाना है, कोई बंध बनाना नहीं, यहाँ पर सिर्फ चिपकना है, साथ में उसके साथ में क्या करना है, उसके साथ चिपकना है। चिपकने के लिए कोई ज़्यादा नहीं होता, लेकिन स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाने के लिए आपको बड़े मशक्कत करनी करती है कि नहीं, आप लोग बड़े मशक्कत करते हो भाई कमेंट बॉक्स में बॉन्डिंग बनाने की, लेकिन ज़रूरत बन नहीं पाती है ना, चिपक जाते हो लेकिन बॉन्डिंग बन नहीं पाती। तो क्या होता है, बॉन्डिंग बनाने के लिए कम ऊर्जा खर्च करते हो, फटाक से बन जाती है आपकी, चिपक लेते हो। लेकिन अभी कहते कोई बॉन्डिंग बना लो भाई आप कमेंट सेशन से आप बॉन्डिंग बना लो, तो नहीं बना पाते हो ना। मैं देख रहा हूँ भाई, मैं देखता रहता हूँ आप लोग के बॉन्डिंग के बारे में, कंपाउंड के बारे में। ठीक है, बातें समझ में आई। तो आप लोग वहाँ पे बॉन्डिंग बना नहीं पाते हो, वहाँ पे आप उत्पाद नहीं बना पाते हो, आप यौगिक नहीं बना पाते हो, लेकिन हाँ आप लोग चिपक जरूर जाते हो, चेप जरूर जाते हो, लेकिन भाई बॉन्डिंग नहीं बना पाते वहाँ पे। ठीक है, तो क्योंकि वहाँ पे ऊर्जा कम होती है, वहाँ पे सक्रिय जो ऊर्जा होती है ना, चिपकने के लिए जो ऊर्जा आपको चाहिए ना, वो नॉर्मली चिपक जाता है, वो प्लेटफॉर्म है आपके पास, वो चिपकने के लिए जगह है, इसीलिए कहते हैं भाई वो ऊर्जा बहुत ही कम है, लेकिन बॉन्डिंग बनाने के लिए बहुत मशक्कत भाग दौड़ करनी पड़ती है, पीछे पीछे भागना पड़ता है भाई। तो यहाँ पर बात करते हैं भाई सक्रिय ऊर्जा की, तो यहाँ पर भी बहुत काम करने पड़ेंगे उनको। यहाँ पर उत्पाद बनाने के लिए ना बहुत बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, फिर जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, बताया गया था ना, पहले बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, बंध को तोड़ना पड़ेगा, फिर जोड़ना पड़ेगा, ऊर्जा उसमें ज़्यादा खर्च होती है, ज़्यादा ऊर्जा चाहिए उसके लिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जोड़ना तोड़ना कुछ नहीं है, यहाँ पे सिर्फ चिपकना है, जाके यहाँ आया, ये यहाँ पर दिखा, ये यहाँ दिखा, चिपक गया आके, बस काम हो गया। जो इसके लिए ऊर्जा जरूरत पड़ेगी ना, वह ऊर्जा को सक्रिय ऊर्जा कहेंगे। क्या कहेंगे, सक्रिय ऊर्जा कहेंगे। बातें समझ में आई। इस तरीके से ये पॉइंट आपके हो गए। भौतिक अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक की बात करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहीं तक थी। ठीक है, इस तरीके से सारी चीजें पूछता है। अब आगे जो है आपका नेक्स्ट जो है वो रासायनिक अधिशोषण की बात करेगा। किसकी बात करेगा, रासायनिक अधिशोषण की बात करेगा, और वो होता क्या है और उसको प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या, उन्हीं की बात करेगा। ठीक है, तो भाई आपका थोड़ा सा टाइमिंग का इशू है, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम हो रहा है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। अगले लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, रासायनिक अधिशोषण के बारे में पढ़ेंगे। बातें समझ में। यदि आप लोग भाई आप जानते हो क्या करना है, रोज़ की तरह काम करना है भाई। यदि आप ये काम करो यार, आप लोग ये काम करो कि भाई शेयर कर दिया करो वीडियो को। ठीक है, वीडियो को शेयर कर दिया करो, क्योंकि आप पढ़ रहे हो तो कोई और भी पढ़ ले, साथ साथ में आपके दोस्त भी पढ़ ले, जिनके बीच में जानते हो, फेसबुक व्हाट्सएप पे जहाँ भी जानते हो, सारी जगह पे आप क्या करो, शेयर कर दो थोड़े से, क्योंकि आप भाई आपके पढ़ रहे हो तो आपके क्लास के साथ क्या हो, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट हो जाए, बड़ा हो जाए क्लास से, तो और मजा आएगा। ठीक है, पढ़ने और पढ़ाने में दोनों मजा आ जाएगा। ठीक है, बातें समझ में आई, इसलिए क्या करो, आप लोग शेयर करो, लाइक करो,
और कमेंट भी किया करो, कमेंट भी किया करो, ठीक है, नॉर्मली बात है भाई वो, ठीक है। तो भाई इस तरीके से यहाँ पे इसको ख़त्म करते हैं, इस लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में नए तरीके से आएंगे। बातें समझ में आई? धन्यवाद।